हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। साइंस के चैप्टर 2 यानी कि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के दो पार्ट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर क्लास 10th केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा, उसको ओपन करें और उसमें चैप्टर 1 के पूरे 6 पार्ट्स होंगे। आप 1 बाय 1 करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 आप देखें, वहां से पढ़ें, सीखें, जानें और समझें। उसी तरह चैप्टर 2 में आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहां क्लास 10th केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, क्लास 10th साइंस का प्लेलिस्ट है। दोनों ही प्लेलिस्ट में आपको यही चैप्टर्स मिलेंगे। तो चैप्टर 2 के अभी तक 2 पार्ट वहां पर हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम देख रहे हैं पार्ट 3। इससे के पहले की कहानी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। चैप्टर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। What do all acids and all bases have in common? सभी एसिड्स में और सभी बेसेस में कॉमन क्या होता है? कोई भी अगर हम एसिड लेते हैं, चाहे हम लें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, एक्वस एसिड्स एक्वस फॉर्म में ही होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हर एसिड में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आएगा H, और जब इनका वाटर में सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो इसमें से H प्लस आयंस बिल्डअप होंगे, यानी कि हाइड्रोजन का कैटायन बिल्डअप होता है। और कई बार क्या होता है कि H प्लस आयन अकेले नहीं रहता, चूंकि एसिड का वाटर में सॉल्यूशन तैयार किया गया है तो वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये H प्लस आयन उस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H3O प्लस आयन बना लेता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि हर एसिड में या तो आपको H प्लस आयन मिलेगा या फिर H3O प्लस आयन मिलेगा, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। तो जो क्वेश्चन था, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? देन ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस और H3O प्लस आयंस इन कॉमन। अब हम बात करते हैं कि सभी बेस में क्या कॉमन होता है। कोई भी बेस लेते हैं, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaOH, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं KOH। हम देख रहे हैं इस बेस में आपको OH दिखाई दे रहा है, यानी कि जब वाटर में इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो यहां पर आयन बनता है OH माइनस आयन। इट मींस हर बेस के सॉल्यूशन में OH माइनस आयन मिलेगा। तो जो क्वेश्चन था, व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, आंसर हो गया ऑल बेसेस हैव OH माइनस आयन इन कॉमन। तो ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन और H3O प्लस आयन इन कॉमन, एंड ऑल बेसेस हैव OH माइनस आयन इन कॉमन। नेक्स्ट, डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर। एसिड को या बेस को वाटर में डिसॉल्व करना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर। डाइल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। उससे क्या होता है, एसिड में सभी एसिड्स में क्या कॉमन था, H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन, इसका कंसंट्रेशन लोअर होगा। उसी तरह सभी बेस में क्या कॉमन था, OH माइनस आयन कॉमन था। जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन लो होगा, डिक्रीज होगा उसका कंसंट्रेशन। और ऐसे एसिड को हम कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड और ऐसे बेस को हम कहते हैं डाइल्यूटेड बेस।
अब क्वेश्चन राइज होता है आखिर इसका डाइल्यूशन हम करें कैसे। तो एसिड का डाइल्यूशन हो या फिर बेस का डाइल्यूशन हो, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ाया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम एसिड का डाइल्यूशन करेंगे यानी कि उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। ठीक उसी तरह जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसका डाइल्यूशन करेंगे, तो वहां भी हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। तो डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए ये डिसॉल्विंग का जो प्रोसेस यानी कि डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है वो हाई केयर के साथ करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सावधानी के साथ, बहुत अधिक प्रिकॉशंस के साथ उस डाइल्यूशन प्रोसेस को करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, सीवियर बर्न हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर बट नेवर ऐड वाटर टू एसिड। क्या करना है, क्या कहा, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, एसिड को वाटर में ऐड करना है, बट नेवर ऐड वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में ऐड कभी नहीं करना। बात नहीं समझ में तो समझने की कोशिश करते हैं। हमको करना क्या है कि पहले एक वेसल में वाटर ही ले लेना है, पहले एक वेसल में वाटर ही ले लेना है और तब उसमें ग्लास रॉड लेकर के, और ग्लास रॉड के इस किनारे पर, यानी कि ये ग्लास रॉड है, यहां पर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड गिराना, ताकि वो एसिड अब धीरे धीरे वाटर में जाए, और साथ में उसको स्टीयरिंग भी करते रहनी है, यानी कि मिलाते भी रहना है, ताकि एसिड वाटर में जाते ही वो वाटर में डिसॉल्व हो। एक बार फिर से समझिए, आपको करना क्या है, पहले वेसल लेना है, वेसल में वाटर ऑलरेडी ले लेना है, उसके बाद आप कोशिश करें पार्टनरशिप में काम करें, यानी कि दो पार्टनर्स एक साथ रह करके इस एक्सपेरिमेंट को करें, इस वर्क को, डाइल्यूशन को, वर्क को कंप्लीट करें। सबसे पहले एक वेसल ले लें, वेसल में वाटर ले लें, फिर दो ग्लास रॉड ले लें, एक बंदा उसमें एक ग्लास रॉड को यूं पकड़ के, और ये हिस्सा किधर जा रहा है जी, वेसल के अंदर जा रहा है, और यहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके एसिड गिराएगा, और ये एसिड जाकर के ऐसे अपने आप ही वाटर में ड्रॉप होगा। दूसरा जो फ्रेंड है, दूसरा जो पार्टनर इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हो रहा है, उसके पास में ग्लास रॉड रहेगा, और वो अपने ग्लास रॉड की मदद से उसको ऐसे स्टीयरिंग करता रहेगा, हिलाते रहेगा, ताकि एसिड जाते ही वाटर में डिसॉल्व हो जाए। उससे उसके अंदर जो भी H+ आयन या H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन है, उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता रहेगा। तो ये लेस एक्सोथर्मिक होगा और इसमें किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं होगा। तो ये काम हमको करना है, बट नेवर ऐड वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना। मतलब क्या, पहले से वेसल में एसिड हो और फिर आप वाटर डालें, यह काम नहीं करना, क्योंकि वाटर डालते वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा, जो हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी वो वाटर को स्प्लैश करवा देगा, यानी कि पूरा मिक्सचर ही स्प्लैश हो जाएगा। जब पूरा मिक्सचर स्प्लैश हो जाएगा तो सीवियर बर्न हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता है, वहां प्रेजेंट किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है या फिर डाइल्यूशन करने वाले पर्सन के साथ हो सकता है। ऐसा ना हो, स्प्लैशिंग नहीं हो मिक्सर की, उससे बचने के लिए नेवर ऐड वाटर टू एसिड, वाटर को कभी भी एसिड में नहीं डालें, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, स्लोली स्लोली विद स्टीयरिंग, धीरे धीरे स्टीयरिंग के साथ साथ। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा, अगर एसिड का तैयार हो तो डाइल्यूटेड एसिड कहलाएगा, और बेस का तैयार हो तो डाइल्यूटेड बेस कहलाएगा। जो काम हमने एसिड के साथ किया वही काम हमको बेस के साथ भी करना है। नेक्स्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग आर
एसिड और बेस सॉल्यूशंस। एसिड और बेस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने स्ट्रांग होते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां हमने आपको बताया कि ऑल एसिड्स में क्या कॉमन है, H+ आयन या फिर H3O+ आयन कॉमन है, हाइड्रोजन आयन कॉमन है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस एसिड में H+ आयन या फिर H3O+ आयन का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा वो एसिड उतना ही अधिक स्ट्रांग होगा, और जिसमें H+ आयन या H3O+ आयन का कंसंट्रेशन जितना कम होगा वो एसिड उतना ही वीक होगा या फिर लेस स्ट्रांग होगा। सिमिलरली ऑल बेसिस में क्या कॉमन है, OH- आयन कॉमन है, यानी कि जिस एसिड में OH- आयन का कंसंट्रेशन जितना ही अधिक होगा वो वाला जिस बेस में OH- आयन का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा वो बेस उतना ही अधिक स्ट्रांग होगा, और जिस बेस में OH- आयन का कंसंट्रेशन जितना लेस होगा वो बेस उतना ही वीक होगा या फिर लेस स्ट्रांग होगा। यानी कि एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है वो टोटली डिपेंड कर रहा है इन आयंस के कंसंट्रेशन के ऊपर। एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है H+ आयन या फिर H3O+ आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर, और बेस का स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है OH- आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर। इनको मेजर करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया। और दरअसल यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेस को जांच करने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसके लिए कई सारे इंडिकेटर्स बनाए गए थे। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स है जो इन आयंस के कंसंट्रेशन के अनुसार अलग अलग कलर देता है। यानी कि उस जो सॉल्यूशन हमारे पास है, एसिड या बेस का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में H+ आयन या H3O+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है उसके आधार पर वो इंडिकेटर अपना एक कलर शो करता है, वो कलर के द्वारा इंडिकेट करता है। और उसको मेजर करने के लिए हम एक स्केल बनाते हैं, और वो स्केल कहलाता है पीएच स्केल। क्या बोलते हो जिस स्केल को, पीएच स्केल, पीएच। ये जो P है, P फॉर पोटेंस, जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है पोटेंस, जिसका अर्थ होता है पावर। तो pH का अर्थ क्या होगा, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पावर। यानी कि वो स्केल मेजर करता है H+ आयन का कंसंट्रेशन, और H+ आयन के कंसंट्रेशन के अनुसार यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में वैल्यूज जो हैं, ये मान लीजिए पीएच स्केल है, दरअसल एक पेपर है जिस पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर में डुबा करके रखा गया। अभी बताया आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स है, और इस पेपर पर, पीस ऑफ पेपर को उसमें डुबा कर रख दिया गया, यानी कि आपका पीएच स्केल तैयार हो गया। अब इस पेपर के ऊपर मेजरिंग है और न्यूमेरिकल वैल्यूज इंडिकेट किए गए हैं। यहां स्टार्टिंग में जो है वो है 0, यहां लास्ट में है 14, और बिल्कुल मिड में है 7। इट मींस पीएच स्केल का वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होता है। पीएच स्केल पे वैल्यूज क्या होता है, वैल्यूज 0 से 14 तक होता है। अब इस स्केल पर हम लेफ्ट टू राइट, यानी कि 0 से लेकर 14 की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता चला जाता है और OH- आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाता है। या यूं कहें कि पीएच स्केल पर हम जैसे राइट टू लेफ्ट जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है और OH- आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है। यह तब होता है जब हम पीएच स्केल पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और यह तब होता है जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। यानी कि
लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। H प्लस आयन डिक्रीज होते होते और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते होते 7 पे पहुंचते पहुंचते दोनों वैल्यूज इक्वल हो गए और दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिया। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच स्केल पर वैल्यू 7 है, यानी कि वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेस है, वो न्यूट्रल है। लेकिन 0 से लेकर 7 के बीच में क्या हो रहा है कि जैसे सब 0 से 7 की तरफ आ रहे हैं, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। दोनों को मिला करके देखें कि H प्लस आयन डिक्रीज हो रहा है, OH माइनस आयन इंक्रीज हो रहा है। दोनों को मिला करके देखें और फिर 7 से जब आप 14 की तरफ जा रहे हैं तभी वही हो रहा है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। जब लेफ्ट टू हम राइट जा रहे हैं तब उसी तरह राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि 0 वैल्यू पर जब pH का वैल्यू 0 हो उस वक्त H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन लोवेस्ट होता है। ठीक उसी तरह यहां पर pH वैल्यू जब 7 हो गया तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, है ना, क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और OH का इंक्रीज हो रहा है। तो H प्लस डिक्रीज होते होते और OH माइनस इंक्रीज होते होते यहां पर 7 पे आकर के इक्वल हो गया। यानी कि वो जो सब्सटेंस है सॉल्यूशन वो टोटली न्यूट्रल हो गया, ना वो एसिडिक रहा और ना ही वो बेसिक रहा। जब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं तो और क्या हो रहा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी और डिक्रीज होता चला जा रहा है और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जा रहा है। यानी कि अब 7 के बाद क्या हो रहा है कि एज अ रिजल्ट OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ही ज्यादा रहेगा। यानी कि अब वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा, जबकि 7 से पहले वो एसिडिक इन नेचर रहेगा। यहां पर कभी भी 0 to 7 के बीच में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ही ज्यादा रहेगा OH माइनस के कंसंट्रेशन की तुलना में। यानी कि यहां पर आपको H प्लस आयन या H3O प्लस आयन के कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेंगे इस रेंज में। तो ये रेंज हो गया एसिड का, ये एसिडिक रेंज हो गया। और इधर जब आ रहे 7 to 14 तो इधर क्या हो रहा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम और OH माइनस का ज्यादा, यानी कि कुल मिलाकर के OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ही यहां पर ज्यादा है। इसीलिए इधर क्या हो गया, ये बेस का रेंज हो गया, एसिड का रेंज हो गया और बेस का रेंज हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि पीएच स्केल पर यानी कि पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन का लेस देन 7 है तो वो एसिड है, मोर देन 7 है तो बेस है। एक बार फिर से सुनिए, पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस का किसी भी सॉल्यूशन का लेस देन 7 है तो वो एसिड है, मोर देन 7 है तो वो बेस है। उसका पीएच वैल्यू जितना लो होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, पीएच वैल्यू जितना ही हाई होगा उतना ही वीकर एसिड होगा। इट मींस पीएच वैल्यू 0 है तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, पीएच वैल्यू 6.9 है वीकेस्ट एसिड है, बहुत ज्यादा वीक एसिड है। तो इस तरह से जैसे 7 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे यानी कि पीएच वैल्यू घटता चला जाएगा, एसिड और स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा और 0 आते ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। उसी तरह 0 से जब 7 की तरफ बढ़ेंगे तो एसिड वीकर 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 होता चला जाएगा और 7 के बिल्कुल ठीक पहले पहुंच करके वीकेस्ट एसिड हो जाएगा। और जैसे इक्वल टू 7 होगा वो न्यूट्रल हो गया। फिर जैसे ही उस सॉल्यूशन का सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हुआ, 7 प्लस हुआ, वो बेस हो गया, वीकेस्ट बेस हो गया। और फिर वो बेस और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जैसे जैसे पीएच का वैल्यू बढ़ेगा स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर बेस और पीएच वैल्यू 14 हो गया तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे पता करेंगे कोई एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यानी कि एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। क्विक रिवीजन में ये कहेंगे पीएच वैल्यू 0 मींस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, पीएच वैल्यू 14 मींस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, पीएच वैल्यू 7 मींस
न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जितना लो पीएच वैल्यू उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, जितना हाई पीएच वैल्यू उतना ही वीकर एसिड। इस रेंज में जितना लो पीएच उतना ही वीकर बेस, जितना हाई पीएच उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग देखें कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारा बॉडी हो या किसी भी लिविंग बीइंग का बॉडी हो, वो नैरो पीएच रेंज में काम करता है, बहुत ही कम पीएच रेंज में काम करता है। तो हमारा अपना ह्यूमन बॉडी जो है, हम इंसानों का जो शरीर है, वो 7.0 टू 7.8 पीएच रेंज में काम करता है। यानी कि हमारा बॉडी वीकर यानी कि वीकेस्ट बेसिक रेंज में काम करता है। बेसिक 7.0 क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और जैसे 7.0 से 7.8 की तरफ बढ़े तो स्लाइटली बेसिक हो गया। यानी कि स्लाइटली बेसिक कंडीशन में ही हमारा बॉडी सही ढंग से वर्क करता है, एसिडिक में नहीं करता। तो हमारा बॉडी नैरो पीएच रेंज में काम करता है, जो पीएच वैल्यू है 7.0 टू 7.8। ठीक उसी तरह जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से लेस हो जाता है, 5.6 से लेस हो जाता है, तो उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाता है, तो उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। और वो एसिड रेन का वाटर जिस किसी भी वाटर बॉडी में जाता है, उसका भी पीएच लोअर कर देता है, यानी कि उसको भी एसिडिक बना देता है। और एसिडिक वाटर में लिविंग बीइंग का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि एक्वेटिक लाइफ का, एक्वेटिक जो एनिमल्स है उनका लाइफ डिफिकल्टी में आ जाता है, मुश्किल में फंस जाता है जब एसिड रेन वाटर बॉडीज में ऐड हो जाते हैं तब। यानी कि वाटर बॉडीज भी एसिडिक हो गए, पूरा का पूरा वाटर बॉडी ही एसिडिक हो, चाहे वो कैनाल हो या रिवर हो या ओशियन हो, लेक हो, जो भी हो। नेक्स्ट, आपको पता है कि जो वीनस है, वीनस के एटमॉस्फेयर बना हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of H2SO4. व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स है सल्फ्यूरिक एसिड के वीनस के एटमॉस्फेयर में। अब आप सोचिए कि एसिडिक एटमॉस्फेयर जहां का हो, उस एटमॉस्फेयर में क्या लाइफ सरवाइव करेगा? नहीं। इसीलिए वीनस पर नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं है। हालांकि और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन एक मेजर फैक्टर यह है कि वीनस का एटमॉस्फेयर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के व्हाइट और येलोइश क्लाउड से बना हुआ है। चूंकि उसका एटमॉस्फेयर एसिडिक है, इसलिए वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। यह मेजर कॉज है। नेक्स्ट, हमारा जो स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो हमारे को हार्म करता है। उसके बावजूद भी हमको और आपको हार्म का एहसास नहीं होता। हमारा स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, तो जाहिर सी बात है उसके पास हमारे स्टोमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बैड इफेक्ट से बचाने का इंतजाम भी होगा। तो हमारे स्टोमक के अंदर 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। वो भोजन जो हम करते, खाना जो हम खाते हैं, उसके इन करने से पहले ही स्टोमक में, हमारे फूड के इन करने से पहले स्टोमक म्यूकस रिलीज करता है। यानी कि एक गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस रिलीज करता है, जो स्टोमक के इनर वॉल्स पे जैसे ग्रीस पुताता है ना किसी चीज में, बॉल बियरिंग में या किसी और मशीनरी पार्ट्स में, उसी तरीके से वो म्यूकस भी पूरी तरह से पुता जाता है इनर वॉल्स पे स्टोमक का। और फिर फूड पहुंचता है, जो हम खाना खाते हैं वो पहुंचता है। अब दूसरा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोरोली फूड पार्टिकल्स में मिक्स होता है, जो खाना हम खाए थे
उसमें थोड़ी वो मिक्सअप होता है। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड ने जो म्यूकस रिलीज किया था, वो म्यूकस इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्टोमक के वाल्स के बीच में एक दूसरी दीवार खड़ी कर दिया है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे स्टोमक इनर वाल्स के टच में नहीं आने देता है, तो उससे हमको कोई हार्म नहीं होता है। पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और वो हमको हार्म कर सकता है, तो फिर स्टोमक ने उसको रिलीज क्यों किया? वो इसलिए रिलीज किया क्योंकि तीसरा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो रिलीज करने वाला है पेप्सिन, जो कि एक एंजाइम है। और पेप्सिन तभी वर्क करता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिलता है, और यही पेप्सिन हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर फूड को डाइजेस्ट करवाना है तो आपको पेप्सिन एंजाइम चाहिए, और पेप्सिन एंजाइम तभी वर्क करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, यानी कि स्टोमक के दूसरे गैस्ट्रिक ग्लैंड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हार्मफुल है, इसलिए उससे सेफ्टी के लिए पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड को म्यूकस रिलीज करना पड़ेगा। इसीलिए टोटली साइंटिफिकली प्लान्ड है। नेचर ने देखो कैसा गिफ्ट दिया कि बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही आते हैं, यानी कि फूड इन करने से पहले म्यूकस रिलीज होता है फर्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, और वो स्टोमक के इनर लाइनिंग में पूरी तरह से पोता जाता है, जैसे ग्रीस पोताता है। फिर उसके बाद तब फूड इन करता है, और फूड के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाता है दूसरे गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, वो फूड में थ्रोली मिक्सअप होता है, और तब तीसरे गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा पेप्सिन रिलीज किया जाता है, और वो पेप्सिन फूड को डाइजेस्ट करता है। उसके आगे और क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। तो ये बात हो गई कि हमारा जो स्टोमक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। कई बार क्या होता है कि किसी कारण से यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज हो गया, यानी कि हम कहते हैं कि हमको एसिडिटी हो गई, तो उस एसिडिटी से बचने के लिए हमको कोई ना कोई एंटासिड लेना रहता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर हम लोग चटपट रेडीमेड इनो खरीद करके पानी में घोल के पी लेते हैं, वो भी बेस है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उसमें एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जब हमारे पेट में एसिडिटी हो गई तो हमको बेस लेना है, वो बेस जाकर के उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और फिर हमको आराम मिलेगा। इसलिए हम कोई बेस सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कि इनो है या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, देन है हमारे मुंह में जो दांत है टीथ, उसका आउटर कवरिंग जो एनामेल है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट, टूथ इनामेल किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से। और कैल्शियम फॉस्फेट हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एक बार फिर से, कैल्शियम फॉस्फेट हमारे शरीर का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, बट एसिड में डिसॉल्व होता है। जब हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह जाते हैं, दांतों में फंसे रह जाते हैं, और मुंह में तो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस फूड का डिकम्पोजिशन करते हैं। जो फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह गए, दांतों में चिपके रह गए या माउथ के अदर इनर पार्ट्स में चिपके रह गए, उनको वो डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, और उनके डिकम्पोजिशन से एसिड रिलीज होता है, और उस एसिड में टूथ का जो इनामेल है यानी कि हार्ड सब्सटेंस कैल्शियम जो फॉस्फेट है वो डिसॉल्व होने लगता है और टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। यानी कि टूथ इनामेल का एसिड में डिसॉल्व होना टूथ डिके कहलाता है। या यूं कहें कि हमारे टूथ का दांत का जो आउटर कवरिंग है जो बना हुआ है हार्डेस्ट सब्सटेंस कैल्शियम फॉस्फेट से, उस कैल्शियम फॉस्फेट का एसिड में डिसॉल्व होना टूथ डिके कहलाता है। और वो एसिड आया कहां?
मुंह में जो खाने का अंश रह गया उसके डिकम्पोजिशन से मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया जो उसका डिकम्पोजिशन करता है उससे वो एसिड रिलीज होता है और वो एसिड टूथ डिके करवाता है। तो बचने का उपाय क्या है? जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद दांतों को खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके कुल्ला करें, मुंह के अंदर की पूरी सफाई करें ताकि कोई भी फूड पार्टिकल मुंह के अंदर ना रह जाए। दूसरा, ब्रश करें, ब्रश करते वक्त पेस्ट का इस्तेमाल करें, टूथपेस्ट का। जनरली जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, वो बेस क्या करता है, मुंह के अंदर जो एसिड रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांत सेफ रह जाते हैं। तो ये सेफ्टी प्रोसेस आपको यूज करना है। देन है बी स्टिंग। कभी आपको मधुमक्खी ने काटा होगा, डंक चुभाया होगा, स्टिंग किया होगा, तो आपको बर्निंग पेन हुआ होगा। वो बर्निंग पेन क्यों होता है? क्योंकि बी स्टिंग, जैसे मधुमक्खी आपको स्टिंग करती है, आपके शरीर के अंदर एक एसिड रिलीज कर देती है और वही एसिड बर्निंग पेन देता है। बचने का उपाय क्या है? कोई भी माइल्ड बेस आपके घर में हो, जैसे कि बेकिंग सोडा, उसका सॉल्यूशन वहां लगा देने से जहां पर बी स्टिंग हुआ है आपको राहत मिलेगी। क्योंकि हमने पढ़ा है बेस ही एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो राहत हमको मिलेगी। ठीक उसी तरह से आंट स्टिंग, चींटियां जब काटती हैं, यानी कि वो जब अपना डंक हमको चुभाती हैं चींटियां, तो वो हमारे बॉडी के अंदर मेथेनोइक एसिड छोड़ देती हैं और इसी मेथेनोइक एसिड के कारण हमको बर्निंग पेन होता है, दर्द और जलन होता है। उससे भी बचने का वही उपाय है, कोई माइल्ड बेस ले ले जैसे कि बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन और स्टिंग वाले प्लेस पर लगा दे, राहत मिलेगी। वो बेस क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और हमको राहत मिलेगी। उसी तरह से एक नेटल होता है। नेटल के जो लीव्स होते हैं ना, वो कांटेदार होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें से निकले रहते हैं, वो कांटेदार होते हैं। तो वो जो स्टिंगिंग हेयर है नेटल के, नेटल लीव्स के जो स्टिंगिंग हेयर है, यानी कि उसके जो कांटे हैं, कई बार एक्सीडेंटली हमको चुभ जाते हैं और फिर चुभते ही हमको बर्निंग पेन होने लगता है। रीजन क्या बर्निंग पेन होने का? एक बार फिर से वो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, हमारे बॉडी के अंदर मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और वही मेथेनोइक एसिड हमको फिर बर्निंग पेन देता है, दर्द और जलन देता है। एक बार फिर से एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस चाहिए। आपके पास कोई बेस हो, जैसे कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, आप लीजिए, स्टिंगिंग प्लेस पर लगाइए, फिर क्या हो जाएगा? वो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और राहत मिलेगी। पर नेचर ने भी, आप हर जगह पॉकेट में लेकर के बेस तो घूम नहीं रहे हैं, तो नेचर ने भी क्या किया कि इसका इंतजाम कर दिया, इलाज का रेमेडी खोज दिया। क्या किया कि जिस जगह पर नेटल होते हैं ना, ठीक उसी जगह पर डॉग प्लांट भी होते हैं। जिस जगह पर नेटल्स होते हैं उसी के आसपास डॉग प्लांट्स भी होते हैं और ये डॉग प्लांट्स के लीव्स में बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर एक्सीडेंटली बाग बगीचे में, जंगल में कहीं पे नेटल लीव्स का स्टिंग हो गया, यानी कि मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो गया, बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया और बर्निंग पेन होने लगा, तो आसपास ढूंढें जहां नेटल्स हैं, नेटल के आसपास ही डॉग प्लांट्स होंगे, उनके लीव्स को ले रगड़े और उसके रस को वहां पर लगाएं जहां पर नेटल लीव्स का स्टिंग हुआ है। तुरंत पेन से हमको आपको राहत मिलेगी। तो नेचर ने भी उसका इंतजाम कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना, समझा और सीखा इन सभी टॉपिक्स के बारे में। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, फिर सीखा डाइल्यूशन का प्रोसेस, फिर हमने जाना कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या वीक है, या कोई बेस कितना स्ट्रांग या वीक है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके डिटेल में जाना। फिर हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने जाना। वैसे भी आपके पास बहुत सारी खाने पीने की चीजें होंगी, उसमें नेचुरली एसिड्स अकर करते हैं जो हमारे और आपके लिए हार्मफुल नहीं, वो बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि लेमन है,
उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम उसको खाते हैं, वो एसिड हमको फायदा करता है, वो ऑर्गेनिक एसिड है। और ये जो हार्म करने वाले एसिड्स है जैसे कि मेथोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने अभी पढ़ाया आपको, ये मिनरल एसिड्स है, ये हमारे हार्मफुल होते हैं, बट ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक उसी तरह से जिनके अंदर ये सिट्रिक एसिड हुआ उनको हम सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है। टैमारिंड इमली जो होती है उसके अंदर टार्टेरिक एसिड होती है, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ऐसे ही और भी फूड आइटम्स है जिनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड होता है जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में और सॉल्ट से बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। थैंक यू।